Students, welcome to class 11th Commerce. Our subject for the day is Business Studies. तो आज हम सेम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने लास्ट सेशन में कंटिन्यू किया था, जो कि था एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर और सेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस अबाउट द लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। हम इस सेशन में क्या क्या सीखेंगे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आवर फर्स्ट लर्निंग आउटकम इज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बिजनेस विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम पहले ये समझेंगे कि बिजनेस का मीनिंग क्या है, उसके लिए पहले हमें क्या समझना होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। सेकेंडली, टू डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, हम नेक्स्ट में क्या समझेंगे कि बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। एंड थर्ड वन, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और उसके बाद हमने ये समझना है कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट क्या है और ये किस टाइप की एक्टिविटीज हैं। फोर्थ वन, टू डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और उसके बाद हम इन तीनों में डिफरेंशिएट करना भी सीखेंगे, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट वन इज टू अप्रिशिएट द इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस के इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। और लास्ट वन जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टू एग्जामिन द रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, किस तरीके से प्रॉफिट एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी भी बिजनेस में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। आज हम टॉपिक इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, सेक्शन 2। Okay, so before starting the concept of business, first of all we have to understand the meaning of activities which are going to be happen. हम जो activities करते हैं जिसको हम human activities बोल सकते हैं, उसको हम majorly 2 categories में divide कर सकते हैं. What are these? Economic activities and non-economic activities. Okay, economic activities and non-economic activities. इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल दिख रहा है, अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल। एक टीचर आपको दिख रहा है, इसमें पढ़ा रही है बच्चों को स्कूल के अंदर। और वही टीचर यदि आपको दिख रहा है कि वो घर के अंदर भी अपने खुद के चाइल्ड को भी पढ़ा रही है। व्हेन अ टीचर इज टीचिंग इन अ स्कूल ही गेट्स सैलरी इन रिटर्न। यदि एक टीचर स्कूल में पढ़ाती है तो उसको बदले में क्या मिलती है, सैलरी। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसको बदले में पैसा मिलने वाला है अपनी सर्विसेज देने के बदले में। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। वेयर एज व्हेन द सेम टीचर इज टीचिंग टू हर ओन सन और डॉटर एट होम, यदि वो अपने ही बच्चे को घर पे पढ़ाए, जैसे कि आपको एक पिक्चर में दिख भी रहा है, देन इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि बदले में उसे कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो आपने देखा कि एक ही पर्सन है जो 2 डिफरेंट जगहों पर रोल प्ले कर रहा है। व्हेन ही और शी टीचेस इन अ स्कूल, ही और शी गेट सैलरी इन रिटर्न, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि बदले में पैसे मिल रहे हैं, मनी मिल रही है। एट द सेम टाइम जब वही टीचर अपने खुद के चाइल्ड को घर पे पढ़ा रही है, एक्टिविटीज वही प्ले कर रही है अभी भी, बट ही और शी इज नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। अब बदले में उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो उसी एक्टिविटीज को हम क्या बोलने वाले हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, अब इसी बेसिस पर हम जरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं इसके डिफरेंसेस को। तो फर्स्ट बेस इज मीनिंग। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज विच वी कैन अर्न, थ्रू विच वी कैन अर्न आवर लिवलीहुड। हम जिसके थ्रू अब अर्न करते हैं अपनी, ऐसी एक्टिविटीज जिसके थ्रू पर्संस लिविंग अर्न करते हैं, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोल सकते हैं। वेयर एज नॉन इकोनॉमिक क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स एंड पैट्रियोटिज्म। ऐसी सभी एक्टिविटीज जिसमें कोई मनी मोटिव नहीं होता, पैसा कमाने का कोई पर्पस नहीं होता, उसमें लव, अफेक्शन, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स और पैट्रियोटिज्म और भी किसी एक्टिविटीज के विदाउट द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी, वो सभी एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। ओके, सेकेंड बेस जो है हमारा वो है पर्पस या मोटिव या एक्सपेक्टेशन। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन पर्पस क्या है, टू अर्न मनी अर्न करना और टू क्रिएट वेल्थ। उसका मेन पर्पस है मनी अर्न करेंगे आप या तो क्रिएट करेंगे वेल्थ। जबकि हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पर्पस सोचे तो क्या है, टू सेटिस्फाई सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स। अपनी सोशल नीड्स को, साइकोलॉजिकल नीड्स को और इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करना ही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन पर्पस है। अब एक एग्जांपल भी ले लेते हैं इसके ऊपर बेस करके। जैसे मान लीजिए वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री
Doctor operating in his clinic or teacher teaches in a school are the examples of economic activities. जबकि हम बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, यदि एक हाउसवाइफ अपने फैमिली के लिए कुक कर रही है फूड तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. एक अ बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड वुमेन क्रॉसिंग द रोड, रोड को क्रॉस करते समय एक बॉय ओल्ड वुमेन को या मेन को क्रॉस करवा रहा है रोड, तो वो भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. इसके अलावा एक एग्जांपल और, अ पर्सन गोज टू टेंपल टू ऑफर हिज और हर प्रेयर, वो अपनी प्रेयर ऑफर कर रहा है टेंपल में जाके, तो ये भी किसका एग्जांपल हुआ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का. यानी जो नॉन मॉनेटरी पर्पस से की जाती है कोई एक्टिविटीज तो वो किसका एग्जांपल होगी, नॉन इकोनॉमिक. यानी एक्टिविटीज पर डिपेंड नहीं करता, उसके बेसिक मोटिव पे डिपेंड करता है. जैसे आपके सामने देखा यहाँ पर कि एक डॉक्टर क्लिनिक में ऑपरेट कर रहा है तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. वेयर बट जबकि यदि वही डॉक्टर अपने घर में किसी अपने फैमिली मेंबर को थोड़ा ऑपरेट कर रहा है या कंसल्ट कर रहा है, उनको सजेशन दे रहा है या उनको कोई भी प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएगी. जैसे एग्जांपल टीचर का भी अभी हमने डिस्कस किया. ओके, नेक्स्ट जो बेस ले लेते हैं वो लेते हैं हम आउटकम. अब इसका रिजल्ट क्या आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने से या तो प्रोडक्शन होता है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है या कंजम्पशन होता है, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का. या तो हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं गुड्स को या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं या कंज्यूम कर रहे होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज. दीज आर दी आउटकम्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. वेयर एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के जो आउटकम्स या रिजल्ट होंगे वो क्या होंगे, वो बेसिकली मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सेटिस्फेक्शन होगी, जो कहीं ना कहीं आपको केवल सेटिस्फेक्शन देती है. ओके, लास्ट वन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप्स. यदि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैटेगराइज करें तो उसको हम मेजरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. दीज आर बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. इसको हम 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जो हम अभी आगे वाले सेशन में पढ़ेंगे. इसी सेशन में कंटिन्यू भी करेंगे इसको. ओके, जब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो उसके एग्जांपल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे रिलीजियस, सोशल, पेरेंटल एंड पेट्रियोटिक एक्टिविटीज, ये सब उसके एग्जांपल्स हैं. ओके, यानी मेन मोटिव जो होगा, यदि मनी और अर्न करना होगा, क्रिएट करना होगा वेल्थ, तो वो नॉन इकोनॉमिक. जबकि यदि मेन मोटिव मनी अर्न करना है और क्रिएट करना है वेल्थ, तो सॉरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जबकि आपकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन और उसके अलावा इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करना है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो इसी से हमें ये कैटेगराइजेशन करने में हेल्प मिलती है कि वेदर द पर्टिकुलर एक्टिविटी इज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक. ओके, तो मुझे लगता है आपको ये डाउट क्लियर हो चुका होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं. अब हम आगे सेशन को कंटिन्यू करते हैं. ओके, अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है, बिजनेस. एज द बुक इटसेल्फ सजेस्ट कि बुक का नाम क्या है, बिजनेस स्टडीज. तो अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जो फर्स्ट कैटेगरी थी उसके बारे में बात करेंगे. ओके, तो बिजनेस हमने बोला था कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. मैंने आपको और 2 एग्जांपल बताए थे, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, बिजनेस. तो एक बार क्लियर कर लेते हैं बिजनेस क्या होता है. बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सबसे पहले बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इन्वॉल्विंग द परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जिसमें होता क्या है, या तो हम परचेज कर रहे होते हैं या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, किसको, गुड्स और सर्विसेज को. और साथ साथ खाली परचेज प्रोडक्शन नहीं है, इसमें सेल भी इंक्लूड है. यानी इस बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, परचेज करना, प्रोडक्शन करना, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यानी गुड्स का मतलब ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स जिसको टच कर सकते हैं, सर्विसेज का मतलब नॉन इंटेंजिबल थिंग्स बेसिकली, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम सर्विसेज बोलते हैं. जिसका मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना. कैसे, ह्यूमन सेटिस्फेक्शन को सेटिस्फाई करते हुए. तो हम इसको कोलैबोरेट कर दें यदि पूरी मीनिंग को, तो क्या बना, बिजनेस में भी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स. यानी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करना, जिसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. तो ये कलेक्टिवली क्या कहलाती है, बिजनेस. अब बिजनेस के कुछ फीचर्स भी आपको दिख रहे हैं, हम एक एक करके जल्दी से बात कर लेते हैं उस फीचर्स के बारे में भी. तो फर्स्ट फीचर है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो बिजनेस को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से मनी अर्न होती है, हम प्रॉफिट कमाते हैं. तो प्रॉफिट कमाना क्या होता है, मनी अर्न करना. तो इसलिए हम बिजनेस को क्या बोलते हैं, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सेकेंड फीचर जो है, इसके मीनिंग से ही हमें क्लियर हो चुका था, वो क्या है,
प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी बिजनेस के अंदर या तो हम गुड्स को खुद प्रोड्यूस करेंगे या प्रोक्योर करेंगे। अब ये प्रोक्योर का मतलब क्या होता है? प्रोक्योर का मतलब होता है रेडीमेड गुड्स को एक्वायर करना, यानी कोई प्रोड्यूस कर रहा है, आप उससे एक्वायर कर रहे हैं, और एक्वायर करने का मेन पर्पस क्या होगा? आगे फर्दर गुड्स को सेल करना, यानी आप रेडीमेड गुड्स खरीद रहे हैं और उसे बेच रहे हैं। जैसे आप अपने आसपास की मार्केट्स में देखते हैं कि गुड्स खुद, कई बार खुद क्या होता है, खुद हम गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं और उसको सेल आउट करते हैं, बट कुछ ऐसे सेलर भी होते हैं जो रेडी गुड्स खरीदते हैं और उसे बेचते हैं। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस में प्रोडक्शन भी इन्वॉल्व होता है और प्रोक्योरमेंट भी होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये सेकंड फीचर हो गई हमारी इसकी, किसकी? बिजनेस की। अब थर्ड फीचर पे आते हैं, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। यानी बिजनेस के अंदर खाली प्रोड्यूस और प्रोक्योरमेंट नहीं होती, प्रोड्यूस और प्रोक्योरमेंट के बाद हमें उसे सेल भी करना है और एक्सचेंज भी करना है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमा पाएं। किस तरीके से करेंगे? हम ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करके। यानी थर्ड फीचर क्या हो गई हमारी बिजनेस की? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। यहाँ पर सेल और एक्सचेंज का मतलब है कि आप गुड्स किसी को दे रहे हैं और बदले में आपको मनी मिलने वाली है। ध्यान रखना ये बात। आप यदि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, यानी पैसे कमाने के पर्पज से सेल और एक्सचेंज करेंगे, यानी किसी को गिफ्ट नहीं कर रहे हैं आप यहाँ पे कोई चीज, तो सेल और एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन, यानी बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ वन इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ये बिजनेस की। ये हम बोलते हैं हम गुड्स और सर्विसेज में डील तो करते हैं, बट यदि वो रेगुलर बेसिस पर डीलिंग नहीं होगी तो हम उसको बिजनेस कह ही नहीं सकते। मान लीजिए एक पर्सन है, उसने कहीं से उसे कोई ऑब्जेक्ट्स मिल गए, मान लो वो डील नहीं करता था, कोई बिजनेस नहीं कर रहा था, बट कहीं से उसे पर्टिकुलर 5 पेयर ऑफ शूज मिल गए और उसने 5 पेयर ऑफ शूज किसी को बेच डाले और उससे कुछ अर्निंग कर ली। तो दैट इज नॉट इन द कैटेगरी ऑफ रेगुलर बिजनेस। बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पर वो काम कर ही नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस किसी भी चीज को कहने के लिए उसकी अंदर रेगुलरिटी होनी चाहिए, यानी आप उस गुड्स और सर्विसेज में रेगुलर बेसिस पर डील कर रहे हो। वंस इन अ मंथ ट्रांजैक्शन या वंस इन अ वाइल कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं और उससे प्रॉफिट कमा लेते हैं, वो कंसिडर नहीं किया जा सकता कि वो एक बिजनेस है। तो दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब मैं फिफ्थ पे आता हूं। फिफ्थ वन इज प्रॉफिट अर्निंग, यानी बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। यदि आप किसी भी एक्टिविटी को बिजनेस कहना चाहते हैं तो उसके पीछे प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव जरूर होना चाहिए। यानी आप कोई सर्विस मोटिव से कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें प्रॉफिट नहीं अर्न हो रहा, तो उसे हम किसी भी हालत में प्रॉफिट नहीं कह सकते। इसका मतलब बिजनेस को बिजनेस कहने के लिए उसमें प्रॉफिट एलिमेंट होना कंपल्शन है। ओके, नेक्स्ट हम फीचर पे आते हैं। नेक्स्ट फीचर इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ये भी बिजनेस की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। क्या मतलब? इसका मतलब हम जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो इसमें अनसर्टेन है। ऐसा हम बिल्कुल गारंटी से नहीं बोल सकते कि दिस मच अमाउंट वी आर गोइंग टू अर्न इन दिस ईयर, हम इस साल इतना कमाएंगे ही कमाएंगे, हम इतना प्रॉफिट अर्न करेंगे ही करेंगे। यानी बिजनेस में एलिमेंट ऑफ रिस्क बहुत ज्यादा है। इसका मतलब अनसर्टेनिटी बहुत है, यानी आप कभी भी कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते कि इतना प्रॉफिट होने ही वाला है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है रिस्क, जो हमारा नेक्स्ट फीचर है। नेक्स्ट फीचर इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो किसी भी बिजनेस में रिस्क एलिमेंट बिल्कुल अवेलेबल होगा, हमेशा प्रेजेंट रहेगा। यदि किसी बिजनेस में रिस्क है ही नहीं तो नॉर्मली हम उसको बिजनेस कहेंगे ही नहीं। रिस्क होना, बिजनेस में रिस्क कंपल्शन पार्ट है। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज्यादा है। तो आपने देखा हमने कुछ फीचर्स डिस्कस करे जो कि 7th है। मैं एक बार दोबारा बात कर लेता हूँ। पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकेंडली इसमें प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होता है। थर्ड वन इसमें सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्लूड है। नंबर 4 इसमें डील करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में रेगुलर बेसिस पर। नंबर 5 इसमें प्रॉफिट एलिमेंट होता ही होता है, कंपल्शन है। नंबर 6 इसमें रिटर्न का एक्सपेक्टेशन जो होता है वो अनसर्टेन होता है। और लास्ट वन इज इसमें रिस्क इन्वॉल्वमेंट होती है। दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया ही था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने ब्रॉडली 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जो आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल भी है। सामने देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी थी? पहली बिजनेस, जिसके बारे में अभी पढ़ा हमने। नेक्स्ट वन इज प्रोफेशन, थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। अब हम इन्हीं के बीच में डिफरेंस देखेंगे क्या होता है, ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे हैं। तो इसको एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज वी हैव। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फर्स्ट वन इज बिजनेस, सेकेंड वन इज प्रोफेशन एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। अब हम डिस्कस करते हैं इनके बीच का डिफरेंस। ओके, फर्स्ट डिफरेंस, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। बिजनेस कैसे एस्टैब्लिश होता है? एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज। यानी बिजनेस का पूरा
जो एस्टैब्लिशमेंट होता है वो किसके हाथ में होता है? एंटरप्रेन्योर, यानी कि जो बिजनेस का ऑनर है वो डिसाइड करता है बाकी की लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हुए, यानी वो डिसीजन उसके हाथ में होता है और वो फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेता है और बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। जब हम बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन के लिए हमें मेंबरशिप की जरूरत पड़ती है। किस चीज की मेंबरशिप? किसी भी एक प्रोफेशनल बॉडी की, यानी प्रोफेशनल बनने के लिए आपको प्रोफेशनल बॉडी से मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देंगे, यानी आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस और मेंबरशिप मिल गई है, देन ओनली यू कैन स्टार्ट योर प्रोफेशन, तब आप प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मैं एक बार वापस आता हूं आपके सामने, पीछे बात कर लेते हैं एक बार दोबारा से। जैसे बिजनेस के हमने एग्जांपल बात कर लेते हैं, यहाँ पर फार्मिंग और बैंकिंग को हम बिजनेस बोल सकते हैं, जबकि प्रोफेशन के बेस्ट एग्जांपल्स हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, लॉयर्स, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोफेशंस। थर्ड वन, हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसके एग्जांपल्स हैं वर्कर्स, एम्प्लॉयज, जितने भी हम देखते हैं जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? एम्प्लॉयमेंट की। तो बिजनेस एक कैटेगरी हो गई हमारी, दूसरी प्रोफेशन और तीसरी एम्प्लॉयमेंट। अब वापस आते हैं डिफरेंस पे दोबारा से एक बार। तो हमने अभी बात की बिजनेस को कैसे स्टैब्लिश किया जाता है और प्रोफेशन को। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। अब एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे पास जो इस्टेब्लिशमेंट का तरीका वो है अपॉइंटमेंट लेटर। जब भी आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको आपके एम्प्लॉयर से अपॉइंटमेंट लेटर की जरूरत पड़ती है और आपका एक सर्विस एग्रीमेंट बनता है, और सर्विस एग्रीमेंट पे आपके जब साइन हो जाते हैं उसके बाद आपकी एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो सकती है, आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट सभी का क्लियर हो गया कि बिजनेस किस पे डिपेंड करता है? एम्प्लॉयर के खुद के डिसीजन पे, और लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेता है। प्रोफेशन में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा प्रैक्टिस का, तब आप प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और थर्ड वन, एम्प्लॉयमेंट, यानी जॉब करने के लिए आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए और एक सर्विस एग्रीमेंट बनेगा। ओके, अब नेचर ऑफ वर्क सेकंड डिफरेंस पे आते हैं कि क्या काम करना पड़ेगा आपको। बिजनेस में हमने पहले ही पढ़ा था प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। इसमें गुड्स और सर्विसेज में हम डील करते हैं, या तो गुड्स प्रोवाइड करेंगे या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ओके, जबकि प्रोफेशन में आप अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज, एक्सपर्ट एडवाइस देंगे, रेंडर करेंगे, जो कि पर्सनलाइज नेचर की होगी, जो अपनी आपकी अलग होगी। जैसे डॉक्टर्स अपनी प्रिस्क्रिप्शन देता है, आपको सजेशंस देता है, आपको प्रोवाइड करता है कंसल्टेंसी और बदले में अपनी कंसल्टेंसी के पैसे लेता है, तो वो अपनी पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो वो क्या काम कर रहा है? सर्विसेज दे रहा है, कोई सामान नहीं बेच रहा आपको। थर्ड वन, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? आप क्या काम करते हो एम्प्लॉयमेंट के अंदर? परफॉर्मिंग वर्क एज पर दी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विसेज। आपको वो सब काम करने होते हैं जो आपके सर्विस एग्रीमेंट में या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होते हैं, और रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। ओके, तो ये एम्प्लॉयमेंट का नेचर ऑफ वर्क हो गया। अब हम थर्ड डिफरेंस पे आते हैं, जो कि है क्वालिफिकेशन, यानी बिजनेस के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो बिजनेस के लिए एज सच कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, एक इलिटरेट पर्सन भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। कोई कंडीशन नहीं है कि भैया इतनी एजुकेशन होनी चाहिए आपकी या इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ओके, तो प्रोफेशन पे आए, जैसे कि आपको बिगनिंग में ही बता दिया कि प्रोफेशन में आने के लिए आपको प्रोफेशनल बॉडी से मेंबरशिप लेनी होती है। तो इसका मतलब पहले आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? आप एक्सपर्टाइज करेंगे, उसकी ट्रेनिंग लेंगे, जिस फील्ड में आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं उस बॉडी से मेंबरशिप मिल जाएगी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाएगा, तो उसके बाद आप प्रोफेशनल बॉडी में प्रोफेशन में एंटर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें क्या नाम है अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोर्स के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो उसमें आप जाना चाहते हैं तो आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, जो कि आज की डेट में हम बोलते हैं कि 12th होती है। तो 12th के बाद आप सी फाउंडेशन का कोर्स होता है, उसके बाद इंटर और फाइनल का कोर्स करते हैं, और उसके बाद आप प्रोफेशनल बॉडी से अपनी मेंबरशिप लेते हैं, और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेने के बाद आप डायरेक्ट अपने प्रोफेशनल में एंटर कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक मिनिमम एजुकेशन प्लस आपको मेंबरशिप चाहिए होती है प्रोफेशनल बॉडी से, ये इसकी एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन जो चाहिए होती है। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट में क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट में आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, किसके हिसाब से? आपकी जॉब की प्रोफाइल के हिसाब से। मान लीजिए आप एक जॉब पे जाना चाह रहे हैं और उस जॉब का नाम है सपोज मान लेते हैं हम, आप एक मैनेजर बन के जा रहे हैं कहीं पर, तो मैनेजर के लिए आपकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे मान लीजिए जो एम्प्लॉयर है आपका उसने रखी है MBA होना चाहिए आप, तो आपको पहले सबसे पहले अपनी एजुकेशन को MBA पे लाना पड़ेगा। आप उसके बाद उनकी ट्रेनिंग जो होती है वो कंप्लीट करने के बाद आपका जो भी उनका एग्जाम होता है उसको फुलफिल करेंगे, देन ओनली यू कैन एंटर इन दी एम्प्लॉयमेंट। आप उस केस में आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और आपका सर्विस एग्रीमेंट बन जाएगा। यानी क्वालिफिकेशन भी चाहिए और ट्रेनिंग भी चाहिए इसके अंदर, एजुकेशन प्लस ट्रेनिंग बोथ। अब बात करते हैं रिवॉर्ड की, यानी बदले में मिलने के वाला है आपको। यानी बिजनेस करेंगे तो क्या मिलेगा? जब आप बिजनेस में होंगे तो आपको बदले में मिलने वाला है प्रॉफिट, जबकि आप प्रोफेशन में होंगे तो आपको पता है आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपको बदले में फी मिलने वाली है। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं वो कंसल्टेंसी फी लेता है आपसे, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं वो आपसे अपने लीगल चार्जेस लेता है,
अब बात करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलता है, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट का मतलब बेसिकली जॉब है, आप किसी के अंडर में, एम्प्लॉयर के अंडर में काम कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयर के अंडर में काम करेंगे तो आपको अपने काम के बदले में क्या मिलने वाली है, सैलरी और वेजेस। तो यहाँ मिलने वाला है बिजनेस में प्रॉफिट, बिजनेस में मिलने वाली है प्रॉफिट के बाद प्रोफेशन में मिलने वाली है आपको फी, और थर्ड वन एम्प्लॉयमेंट में मिलने वाली है सैलरी या फिर वेजेस। अब बात करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट, किस में पैसे लगाने पड़ेंगे, किस में कितने पैसे लगाने पड़ेंगे। तो पहले बात करते हैं बिजनेस। बिजनेस में जो हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत बिल्कुल पड़ती है, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर कैसे रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड एज पर दी साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। जैसे आपका बिजनेस होगा, जिस तरीके का होगा और जितना उसका साइज होगा, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी कैपिटल यानी कितना पैसा लगाना पड़ेगा बिजनेस में। जबकि हम बात करें प्रोफेशन की, तो यहाँ पर भी थोड़े बहुत पैसे यानी कैपिटल की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो अब एक डॉक्टर है, वो प्रोफेशन में आना चाहता है, तो उसको क्लिनिक तो ओपन करना ही पड़ेगा ना, यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना एक बार। तो यहाँ पर भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, बट वो लिमिटेड होती है, वन टाइम हो सकती है, हम बोल सकते हैं। तो लिमिटेड कैपिटल होती है जो कि हम प्रोफेशन में आने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे बीच बीच में पैसों की जरूरत भी पड़ती है। जैसे आप देखते हैं कई बार कुछ हमें लोगों को हायर करना पड़ता है, उनको हम सैलरी भी देते हैं, तो यहाँ पे भी पैसे लगाने पड़ते हैं, बट लिमिटेड अमाउंट में। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट में आप क्योंकि किसी एम्प्लॉयर के अंडर में काम कर रहे होते हो, वहां पर आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं होती। एज सच इसमें कोई भी देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। यहाँ पर आप डायरेक्टली बस सर्विस एग्रीमेंट के थ्रू काम करेंगे और बदले में आपको सैलरी या वेजेस मिलने वाली है। तो इसका मतलब इसमें कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है रिस्क। रिस्क किसमें ज्यादा किसमें कम। तो बिजनेस की बात करें, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, इसका मतलब रिस्क भी सबसे ज्यादा है इसमें। तो प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड इररेगुलर रिस्क इज प्रेजेंट। क्योंकि यहाँ प्रॉफिट जो है वो अनसर्टेन है और इररेगुलर भी है। हम बोल सकते हैं कि कभी प्रॉफिट ज्यादा भी हो सकता है और कभी कम भी हो सकता है और कभी ना भी हो। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि रिस्क है इसमें। सेकेंडली प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ पर भी रिस्क है, बट उतना नहीं है। तो फी इज जनरली रेगुलर, क्योंकि हम जब भी हमारे पास कोई कंसल्टेंसी के लिए आएगा, हमें पैसे देके जाएगा, ऑब्वियसली फी या कंसल्टेंसी चार्ज देगा, तो इसका मतलब आएगा तो हमें पैसे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे रिस्क तो है कि हमारा जो कस्टमर है, जो हमारे पास जो प्रिस्क्रिप्शन के लिए आ रहे हैं लोग, जब हमारे जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो आएंगे कि नहीं आएंगे, या हमसे जो सर्विसेज लेने के लिए लोग आएंगे वो आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे तो हमें ऑब्वियसली वो फी मिलने वाली है। बट ना आने पर हमारे पास रिस्क इन्वॉल्वमेंट है, यानी रिस्क हो सकता है यहाँ पर, सम रिस्क आर देयर। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट में क्या रिस्क है, तो फिक्स एंड रेगुलर पे, क्योंकि यहाँ पर आपको पैसे पूरे रेगुलर मिल रहे हैं। यदि आप जॉब पर है तो आपको सैलरी के पैसे मिलने ही वाले हैं। इसका मतलब आप अपनी सैलरी के पैसे आपको मिलने वाले हैं, बिजनेस से आपके एम्प्लॉयर को प्रॉफिट हो रहा हो या ना हो रहा हो, यानी उसको आपको, यदि वो आपकी सर्विसेज ले रहा है तो आपको वो जो भी सैलरी या वेजेस पे करता है वो आपको रेगुलर पे करेगा। इसका मतलब यहाँ पर कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है वो है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। क्या अपना बेनिफिट हम किसी और को दे सकते हैं? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, क्या अपना बेनिफिट किसी और को दिया जा सकता है? तो बात करते हैं पहले बिजनेस की। तो ट्रांसफर इज पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटी, यानी हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट हम किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी, जैसे फादर अपना चाहे तो बिजनेस ट्रांसफर कर सकता है अपने सन को या अपनी डॉटर के नाम पर। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मेलिटीज के साथ वो ट्रांसफर हो सकता है। जब हम बात करें प्रोफेशन की, तो यहाँ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए एक के फादर यदि सीए हैं, डजंट मीन कि वो अपने बेटे को अपना प्रैक्टिस करने के लिए अपनी कंसल्टेंसी करने का चार्ज दे दें, क्योंकि बेटे का खुद का चार्टर्ड अकाउंटेंट होना कंपल्शन है। यानी फादर अपना इंटरेस्ट किसी और के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर सकता इन केस ऑफ प्रोफेशन। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट में भी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली कैसे, जैसे मान लीजिए एक फादर ऑलरेडी जॉब कर रहा है, अब यदि वो चाहे, वो बोल रहा है कि भाई मेरे जगह पर मेरे बेटे को या मेरी बेटी को आप, या मेरे सन और डॉटर को आप ऑक्युपाई कर लीजिए, उसको रख लीजिए उस जॉब पर, तो ये पॉसिबल नहीं है। रीजन, क्योंकि उन्होंने खुद ने एग्जाम कंडक्ट करके पास करके वो उस जॉब पे रिक्रूट हुए थे या अपॉइंट हुए थे। अब वो सारी फॉर्मेलिटीज यदि उनका डॉटर या सन चाहती है उस जॉब पे आना, तो उनको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि फादर की रिकमेंडेशन पे वो उसको रख लिया जाए। हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि यदि आपकी क्वालिफिकेशन पूरी है तो आपको रखा जा सकता है, उनको कंसिडर किया जा सकता है, बट ऐसा नहीं है कि वो अपनी प्लेस पर उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इसमें पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट डिफरेंस लेते हैं हम, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है? बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब रूल्स और रेगुलेशन जो बेसिकली है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं आचार संहिता। यानी कुछ रूल्स और रेगुलेशन जो बिजनेस ने, प्रोफेशन ने, एम्प्लॉयमेंट ने जो बनाए हैं वो क्या होते हैं इसमें।
बिजनेस में एज सच कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, ये डिपेंड करता है बिजनेस अपने खुद रूल्स और रेगुलेशन बना ले, वो खुद चेंज भी कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पे कोई फिक्स कोड ऑफ कंडक्ट है ही नहीं, इनफैक्ट यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट होता ही नहीं है। जबकि हम बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशंस में कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिसके लिए हर प्रोफेशनल्स को आप देखते हैं जब वो प्रैक्टिस करके अपनी मेंबरशिप कंप्लीट कर लेते हैं, उनको उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है। इवन वो प्लेज भी लेते हैं उस कोड ऑफ कंडक्ट को लेके कि हम इसको फॉलो करेंगे आगे भी। ओके, थर्ड वन, एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, वहाँ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो उनके सर्विस एग्रीमेंट में लिखे होते हैं, और उन रूल्स और रेगुलेशंस को, उन नॉर्म्स को हर एम्प्लॉय को फॉलो करना होता है। ओके, तो यहाँ नॉर्म्स और रूल्स एंड कंडीशंस होती हैं, रूल्स कंडीशंस होती हैं जो फॉलो करनी पड़ती है। लास्ट वन जो हमारा डिफरेंस है वो है ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हमें पहले ही क्लियर है, क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग, यानी प्रॉफिट कमाना। जबकि प्रोफेशन का होता है सर्विसेज रेंडर करना, और थर्ड वन एम्प्लॉयमेंट का होता है सैलरी अर्न करना, अर्न इनकम बाय सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करो और बदले में सैलरी या वेजेस मिल जाएगी। तो थोड़ा इजी वे में बोलें तो बिजनेस प्रॉफिट कमाना होता है, आप बिजनेस कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज को बेचना है, बदले में पैसे कमा रहे हैं। ओके, जबकि प्रोफेशन में आप रेंडरिंग कर रहे हैं कुछ एक्सपर्ट सर्विसेज, जैसे कि हमारे जो क्या नाम है, लॉयर्स करते हैं, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, हमारे डॉक्टर्स करते हैं। दीज आर ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोफेशन। थर्ड वन होता है हमारे एम्प्लॉयमेंट, जिसमें जॉब्स को हम लेते हैं, सर्विसेज को हम लेते हैं, जिसमें आप किसी एम्प्लॉयर के अंडर में काम करते हो और बदले में आपको सैलरी या वेजेस मिलती है। एक और बात यहाँ इंपॉर्टेंट है बताना कि एक एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि वो बिजनेस है या प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, वो डिपेंड करता है कि आप उसकी कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल कर रहे हो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक डॉक्टर है, यदि वो अपना पर्सनल क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है और वहां पर वो काम कर रहा है तो वो प्रोफेशनल कहलाएगा। वेयरएज यदि वही डॉक्टर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर वर्क कर रहा है, जॉब कर रहा है और बदले में उसे सैलरी मिल रही है, तो वो किस कैटेगरी में आता है? एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बदले में उसे क्या मिलने वाली है? सैलरी। ध्यान रखना, यदि वही अपना क्लिनिक खोल के बैठा होता तो उसको क्या मिलने वाली थी? प्रोफेशनल फी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि वो किस तरीके से एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो हमने अब डिस्कस कर लिया कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड है। ओके, तो हम नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकेंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। किसमें? इकोनॉमिक एंड सोशल। इकोनॉमिक का मतलब जिसमें हम बात करते हैं मनी अर्न करने की, पैसा कमाने की, और सोशल एक्टिविटीज में हम सोसाइटी की हेल्प करने की बात करते हैं। ओके, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कौन सा? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ओके, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो हमारा है वो है इंप्रूविंग दी प्रोडक्टिविटी, इंप्रूविंग दी प्रोडक्शन। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया हमारा इकोनॉमिक में? एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो ज्यादा से ज्यादा कमा पाएगा। इससे क्या होने वाला है? उनका कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल होगा, वो अच्छे से बिजनेस को सर्वाइव कर पाएंगे और बिजनेस को ग्रोथ भी ला पाएंगे, बिजनेस में ग्रोथ ला पाएंगे। तो मेन पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया हमारा? इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, यानी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, जिससे कि सर्वाइवल इजी हो जाए, ग्रोथ कर पाए, हम बिजनेस को बढ़ा पाए। ओके, सेकेंड जो हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वो है इनोवेशंस। इनोवेशन का मतलब क्या हो गया? इट मींस इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। हमें ज्यादा से ज्यादा नए तरीके सोचने चाहिए, नए इनोवेटिव तरीके सोचने चाहिए, नए आइडियाज लेके आने चाहिए, जिससे कि हम अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएं और वो हमारे बिजनेस के साथ जुड़े रहें। जैसे आप देखते हैं कई बिजनेस ऐसे हाउसेज ऐसे हैं जिन्होंने अपने इनोवेशन की वजह से ही बिजनेस को रेगुलराइज करा हुआ है। आज की डेट में भी वो पॉपुलर बिजनेस कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, मैकडॉनल्ड्स में आप देखते हैं कि नॉर्मल तरीके से फास्ट फूड आपके सामने सर्व होता है, बट एवरी टाइम दे ऐड सम फ्लेवर टू इट। वो कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते हैं आपके सामने। जैसे आप पहले बर्गर खा रहे थे, अब बर्गर में उन्होंने नए फ्लेवर्स ऐड कर दिए, नए आइडियाज लेके आए। किस लिए लेके आ रहे हैं वो आइडियाज? जस्ट टू अट्रैक्ट यू पीपल, कि आप जिस तरीके उस बिजनेस के साथ जुड़े रहें, उसी रेस्टोरेंट में विजिट करें एवरी टाइम। तो ये क्या कहलाता है? ये इनोवेशन कहलाता है। तो दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अंडर बिजनेस। ओके, थर्ड वन, अब हम थर्ड वन पे आते हैं। थर्ड वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वो क्या है कि बिजनेस के रिसोर्सेज को, जो कि हमारे बिजनेस के जो रिसोर्सेज हैं उसको हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो हम फ्यूचर में आगे पढ़ेंगे भी, फिजिकल, ह्यूमन एंड फाइनेंशियल। तो यहाँ पर जो बात हो रही है फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं कि हम इन सभी रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करें, यानी हम इसमें कुछ वेस्टेज ना होने दें। यदि मेरे पास कोई रॉ मटेरियल है तो उसको इस तरह से यूटिलाइजेशन किया जाए कि उसमें मिनिमम वेस्टेज हो,
और उसका हम अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करें। यदि अच्छे से यूटिलाइजेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट बिजनेस को ही मिलने वाला है और बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाला है। तो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग, अब ये मार्केट स्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। यानी आपका पर्पस केवल इतना ही नहीं है कि आप बिजनेस में प्रॉफिट कमा लें, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिटर्स के रिस्पेक्ट में, उनके कॉम्पिटिशन में आप कहाँ किस पोजीशन पे खड़े हैं। यदि आपने आज की डेट में कॉम्पिटिटर्स को इग्नोर कर दिया तो आने वाले टाइम पे ये पॉसिबल होगा या पॉसिबिलिटी होगी कि आप फॉल डाउन वाली सिचुएशन में आ जाए और आपका बिजनेस बिल्कुल फ्रीक्वेंट लॉसेस में आ जाए और आप सर्वाइव ही ना कर पाए। इसका मतलब आपको ध्यान रखना होता है अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी को भी, और आप मार्केट में स्टैंड रखना चाहते हैं तो आपने उनको भी फॉलो करना है, उनकी स्ट्रेटेजी को भी ध्यान में रखना है और उसके तरीके से उनके हिसाब से अपने प्लान्स बनाने हैं। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अंडर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब मैं लास्ट ऑब्जेक्टिव पे आ रहा हूँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वो है अर्निंग प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट के तो बिजनेस चल ही नहीं सकता। इसका मतलब एक बिजनेस के लिए एक प्रॉफिट एक ऐसा काम करता है जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है, यानी ब्लड यदि हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हमारी बॉडी वर्क करना ही बंद कर देगी। सिमिलरली बिजनेस के अंदर भी प्रॉफिट का होना कंपल्शन है। इट मीन्स एवरी बिजनेस मस्ट अर्न अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। यदि वो रीजनेबल प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है। सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए बिजनेस का एक रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करना बहुत ही जरूरी है। तो दीज आर सम ऑफ द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर जो कि कौन से हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहली कैटेगरी ले लेते हैं सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी आपने ध्यान रखना होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, जैसे सोसाइटी के लिए आप क्या कर रहे हैं, मतलब पर्पस ये है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स का। तो बिजनेस शुड प्रोड्यूस एंड सेल प्रोडक्ट्स ऑफ गुड क्वालिटी। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा प्रोड्यूसर होता है उसका मेन पर्पस खाली बनाना बेचना नहीं होता, उसको ध्यान में रखना है कि हम गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाएं जिससे कि कस्टमर्स की नीड को हम अच्छे से सेटिस्फाई करें। ऐसा इसलिए क्योंकि आप वन टाइम सेल नहीं कर रहे हो, आपका पर्पस केवल एक बार बेचना नहीं है, आप चाहते हो कि आपके कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े रहें। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा जब आप उन्हें गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव हो गया सोशल। ओके, सेकंड वन, अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। यानी आपने ध्यान रखना है कि आप किसी भी एंटी सोशल में और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ही ना हो। अ बिजनेस शुड अवॉइड होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ओवर चार्जिंग, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। यानी आपको इस तरीके की अनफेयर एक्टिविटीज में, ट्रेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ही नहीं होना। आपको कोई होर्डिंग नहीं करनी है, आपको कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी है, आपको ज्यादा पैसे चार्ज नहीं कर रहे हैं, आप गलत तरीके की एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक्टिविटीज किस तरीके की एक्टिविटीज में आती है? एंटी सोशल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं। आपको इन तरीके की एक्टिविटीज को अवॉइड करना होता है। ओके, तो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव था हमारा। अब थर्ड पे आते हैं हम। थर्ड वन इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव एक जनरेशन तो करना ही होता है, क्योंकि आप यदि इनकम में सपोर्ट नहीं करेंगे तो इनकम यदि जनरेट ही नहीं होगी तो लोग प्रोडक्ट्स खरीदेंगे कहाँ से? तो इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो बिजनेस शुड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि वो सोसाइटी के उन डिसएडवांटेज ग्रुप को भी अट्रैक्ट करें, कि उनको भी अपॉर्चुनिटी दे जिससे कि वो भी बिजनेस में आके एम्प्लॉयमेंट ले पाए, वो भी काम कर पाए, जिससे कि उनको भी अर्न करने का एक मौका मिल पाए। तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज एन अनदर सोशल ऑब्जेक्टिव। ओके, नेक्स्ट वन इज वेलफेयर ऑफ सर्विस एम्प्लॉइज। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज यानी आपने एम्प्लॉइज के बारे में भी सोचना है। कैसे सोचेंगे आप एम्प्लॉइज के बारे में? आप एम्प्लॉइज के लिए क्या क्या अच्छे काम कर सकते हैं? तो बिजनेस शुड प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन। उन्हें एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दे। ऐसा ना हो कि वो जहाँ पर वर्क कर रहे हो वहाँ पे बिल्कुल मैसअप हो रखा हो, बिल्कुल अच्छी गंदी सी कंडीशन हो, वेंटिलेशन की कोई बात ही ना हो रही हो, बहुत ही गंदा सा एनवायरनमेंट बना हो, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? इसका मतलब उनको गुड वर्किंग कंडीशन देंगे, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, आप उन्हें सेटिस्फैक्ट्री वेजेस देंगे। सेटिस्फैक्ट्री का मतलब ये है कि जो उनको अच्छी लगे। आप उन्हें एक्चुअली में कॉम्पिटिटिव सैलरी देंगे। हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव सैलरी। व्हाट डज इट मीन बाय कॉम्पिटिटिव सैलरी? इट मीन्स कि जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में जो वो सैलरी अपने एम्प्लॉइज को प्रोवाइड कर रहे हैं, जितनी सैलरी मार्केट में अवेलेबल है उस टाइप के एम्प्लॉइज के लिए, उतनी वेजेस या सैलरीज अपने एम्प्लॉइज को आपको देनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अंडर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव में, वो है क्या? कम्युनिटी सर्विसेज। यानी आप कम्युनिटी सर्विसेज में भी इन्वॉल्व होंगे, खाली पैसा कमाने में नहीं लगे रहेंगे आप। यानी हर बिजनेस को कम्युनिटी सर्विस में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके, तो कैसे बोल सकते हैं हम? लार्ज बिजनेस यूनिट शुड अंडरटेक कम्युनिटी सर्विसेज लाइक सेटिंग अप
charitable dispensaries, schools, planting trees, these are some examples of community services. तो हमें इस तरह की सर्विसेज में भी इन्वॉल्व होना चाहिए. तो ये सर्विसेज किस कैटेगरी में आती हैं? ये कम्युनिटी सर्विसेज में आती हैं. ओके, तो दीज आर सम ऑफ दी सोशल ऑब्जेक्टिव्स अंडर बिजनेस. ओके, तो हमारा लास्ट टॉपिक जो है आज के सेशन का वो है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस. कि हमारे बिजनेस का रोल क्या है, प्रॉफिट का रोल क्या है. बेसिकली बिजनेस में प्रॉफिट कैसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. ओके, तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रॉफिट का क्या रोल है. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेसमैन. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा रोल है प्रॉफिट का वो है कि हर बिजनेसमैन के लिए एक इनकम का सोर्स होता है. एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बिजनेसमैन, प्रॉफिट प्रोवाइड द मींस ऑफ लिवलीहुड फॉर देम. हर बिजनेस को भी प्रॉफिट कमाना होता है क्योंकि उनको भी अपनी लिवलीहुड चलानी है, वो भी लिविंग अर्न करना चाहते हैं. तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है? प्रॉफिट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यदि वो सर्वाइव करना चाहता है, वो भी अपनी अर्निंग अर्न करना चाहता है, तो उस बिजनेस में प्रॉफिट का होना कंपल्शन है. सेकेंड वन, सोर्स ऑफ फंड्स फॉर बिजनेस ग्रोथ. यानी सेकंड इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट है, जो रोल को जस्टिफाई करता है प्रॉफिट को, वो क्या है कि हमारे बिजनेस को यदि हम ग्रोथ में लाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी प्रॉफिट होना चाहिए. यदि मान लीजिए मैं एक आज बिजनेस कर रहा हूं और मेरे को अपनी लिविंग अर्न करने के लिए केवल 20,000 रुपीज की जरूरत है पर मंथ, तो मैं यदि 20,000 ही अर्न करता रहूंगा तो इन फ्यूचर जब मेरी नीड्स बढ़ेंगी तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू सर्वाइव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इनकम. उस 20,000 रुपए से मैं अपने बिजनेस की इनकम से अपने फैमिली को सर्वाइवल नहीं कर सकता, सस्टेन नहीं कर पाऊंगा लाइफ को. तो इसका मतलब मुझे बिजनेस को ग्रोथ में लाना पड़ेगा, बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा. तो इसका मतलब मुझे प्रॉफिट को भी इंक्रीज करना पड़ेगा सो एज टू सेव सम मनी और उसे बिजनेस में फ्लो बैक करूं, जिससे मैं बिजनेस में दोबारा लगाऊं और बिजनेस की ग्रोथ हो पाए, बढ़ पाए. तो इसका मतलब बिजनेस की ग्रोथ के लिए भी प्रॉफिट हमारे लिए बहुत जरूरी है. कैसे? प्रॉफिट कैन बी ए सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. क्योंकि बिजनेस को एक्सपेंड करना है या ग्रोथ लानी है तो उसके लिए हमें प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, तभी हम उसे बिजनेस में लगा पाएंगे एज ए फाइनेंस. ओके, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस. इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है हमें इंडेक्स परफॉर्मेंस को जज करने में भी आसानी होती है. यदि मान लीजिए हमारे सामने दो बिजनेस है और हम बोले भाई एक बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है 50,000 जबकि दूसरा बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है 80,000, यू हैव टू जज विच ऑफ द बिजनेस इज बेटर फॉर यू. आप परफॉर्मेंस जज करने आपको करनी है और आपको बोला जाए कि दोनों में से कौन सा बिजनेस ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है. तो आपके पास यदि प्रॉफिट एलिमेंट अवेलेबल है तो आप उसी के बेसिस पर जज करेंगे भाई ये प्रॉफिट 50,000 अर्न कर रहा है जबकि दूसरा बिजनेस 80,000 अर्न कर रहा है, मींस दूसरे बिजनेस की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है. तो एक इंडिकेशन भी होती है हमारे लिए कि परफॉर्मेंस कैसी है. ओके, तो प्रॉफिट इंडिकेट्स वेदर अ बिजनेस इज बीइंग मैनेज एफिशिएंटली और नॉट. यानी प्रॉफिट के थ्रू ही हम ये पता लगाते हैं कि बिजनेस को अच्छे से मैनेज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, क्या वो बिजनेस सक्सेसफुली चल रहा है कि नहीं चल रहा. तो एक इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस भी है ये. ओके, अब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं इसके, वो है रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉफिट के कंसर्न में. इट इज इन दी होप ऑफ अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट एट अ बिजनेस इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस. हर बिजनेसमैन क्या सोचता है कि मैं बिजनेस में पैसे लगा रहा हूं और उसकी होप क्या होती है कि मैं बिजनेस से प्रॉफिट कमाऊंगा. ओके, प्रॉफिट इज इसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस. और हर बिजनेस में सबसे पहला जो मोटिव होता है हर बिजनेसमैन का वो यही होता है कि मिनिमम पहला मैं क्या कर पाऊं, अपनी कॉस्ट को, रिस्क को कवर कर लूं. जो मैंने पैसे बिजनेस में लगाए हैं पहला मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसको कवर अप करना. ऐसा ना हो कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी है वही डूब जाए, तो प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है. तो सबसे पहले आपकी कवरेज जो होती है, कॉस्ट की जो होती है और रिस्क की जो कवरेज है वो आपके लिए एसेंशियल होती है. और जो रिस्क आप उठा रहे हो उसके ऊपर वो उसका एक रिवॉर्ड है जो आपने पैसा लगाया है. इसका मतलब प्रॉफिट इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर बिजनेस के लिए. तो अभी हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए. सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेसमैन, सेकंड वन इज सोर्स ऑफ फंड्स फॉर बिजनेस ग्रोथ, थर्ड वन इज इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड लास्ट वन इज रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग. दीज आर ऑल पॉइंट्स व्हिच आर इंडिकेटिंग द रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस. ये सभी पॉइंट्स हमें क्या दिखाते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. ओके, तो आज के अब सेशन में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया. मैं आपके यहाँ बिजनेस में वापस से बात कर रहा हूँ. सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है. फिर हमने डिस्कस किया बिजनेस क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं. फिर हमने बिजनेस की सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की क्लासिफिकेशन देखी जिसमें हमने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को स्टडी किया और उसको डिफ्रेंशिएट भी किया तीनों को. और उसके बाद हमने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को समझा और लास्टली हमने डिस्कस किया रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस. तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा मान रहा हूँ कि आपको ये सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इसे घर पे अच्छे से रिवाइज भी कर लेंगे. इस होप के साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. ओके, टेक केयर, बाय.